ही का तमाम ये तंबो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ की तरह आपकी जेब से जुड़ी हुई, आदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए क्या असर आपके ऊपर होगा ये बताने के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जरा हम आपको बता देते हैं ऑन द शो के जरिए कि हम किन खबरों को प्रमुखता से आपके सामने लेकर के आएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारतीय बैंकों को रास नहीं आ रही दुनिया। जी हाँ, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं इसका विश्लेषण थोड़ी देर में होगा। तेल के लिए रूस नहीं तो कौन, ये इसलिए तेल के कच्चे तेल के बाजार में जितनी भी हलचल मची हुई है और उसका विश्लेषण लगातार आप मनी सेंट्रल में देखते रहे हैं। आज भी एक नई इंटरेस्टिंग खबर है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम। मोबाइल बाजार में चीन का नया खिलाड़ी आया है। कौन सा है वो नया खिलाड़ी, बताएंगे आपको डिटेल में बस थोड़ी देर में। शिपिंग कंपनियों पर बड़ा खतरा। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के नया अपडेट है। क्या कुछ अपडेट है वो आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। और क्या आ गई है आयात सस्ता करने की मजबूरी, क्यों कह रहे हैं हम, ये भी हम करेंगे विस्तार से बातचीत। और आखिरी में हर रोज़ की तरह हमारा सर्वे बताएगा कि कितने कर्ज में है भारतीय परिवार। तो इन तमाम विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। कर्मचारियों को ऊंची पेंशन पाने के लिए अभी और जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको बता दें, ऊंची पेंशन मामले में कंपनियों को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का वेतन विवरण अपने डेटाबेस में अपलोड करने की समय सीमा को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। वेतन विवरण का डेटा आने के बाद ईपीएफओ ऊंची पेंशन की गणना करेगा, जिसमें कि और ज़्यादा वक्त लगेगा। सर, ये समय बढ़ाना क्यों पड़ा ईपीएफओ को? फिर वही हुआ जिस बात की संभावना थी विपुल जी की ऊंची पेंशन के लिए जो आदेश आया था और ईपीएफओ ने लागू करने के लिए कहा था कि जो कर्मचारी ऑप्ट करते हैं कि उन्हें ऊंची पेंशन मिले, उसके लिए एम्प्लॉयर अपनी जानकारियां ईपीएफओ को समय पर नहीं दे पाए। लेबर मिनिस्ट्री ने कहा कि करीब 3.6 लाख एप्लीकेशंस, 3.6 लाख ऐसे आवेदन हैं जो वैलिडेशन के लिए पेंडिंग हैं एम्प्लॉयर्स के पास, जिनको प्रोसेस करके एम्प्लॉयर्स को उस वेबसाइट पर डालना है जहाँ से उनकी ऊँची पेंशन शुरू हो पाएगी। और ऐसा नहीं हो पाया। 3.6 लाख आवेदनों की मंजूरी के बाद ही ये पूरी प्रोसेस इनिशिएट हो पाएगी और ईपीएफओ के तहत जिन लोगों को ऊंची पेंशन मिलनी है उन्हें वो पेंशन जारी की जा पाएगी। इसलिए ये मई तक की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, आपको याद होगा कि पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लागू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि फरवरी 2023 तक इसका पूरा कंप्लायंस हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद इसे और आगे तक बढ़ाया गया था और अब इस बात की संभावना है कि मई के बाद ही ये पेंशन का काम पूरा हो पाएगा। मई के बाद ही ये पूरा पेंशन का काम पूरा हो पाएगा। इधर घरेलू स्तर पर भारतीय बैंकों का कारोबार भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन बैंकों की विदेशी शाखाओं के कारोबार में कमी देखने को मिल रही है, जिस वजह से भारतीय बैंक विदेशों में अपनी शाखाओं को बंद कर रहे हैं। 2019 से लेकर के 2023 तक भारतीय बैंकों ने विदेशों में अपनी 26% शाखाएं बंद कर दी हैं। जी हाँ, 26% शाखाएं बंद कर दी हैं। 2019 तक विदेशों में भारतीय बैंकों की 152 शाखाएं हुआ करती थीं और अब ये आंकड़ा घट करके महज 113 रह गया है। सर, आखिर में ये तमाम ब्रांचेस बंद क्यों हो रही हैं? भारतीय बैंकों को दुनिया के बाजार रास नहीं आ रहे और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जब बैंकिंग सेवाओं का पूरी दुनिया में विस्तार हो रहा है, भारतीय भी पूरी दुनिया में रह रहे हैं, अलग अलग देशों से में भारतीय काम कर रहे हैं, वो पैसे भेज रहे हैं, तब भारतीय बैंकों के विदेशी ऑपरेशन घाटे में हैं, नुकसान में हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसकी एक वजह डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होना, एक वजह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होना है, वो भी एक महत्वपूर्ण वजह है। इसकी वजह से ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही और लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। पर दूसरी चीज़ है कि भारतीय बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी गिरावट और कमजोरी आई है। और इसमें एक और चीज़ इस आंकड़े में जो सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें देखने वाली बात यह और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के सरकारी बैंकों की ज़्यादा ब्रांचेस बंद हुई हैं। निजी बैंकों की ब्रांचेस में पिछले साल से कोई बड़ी कमी नहीं है। पिछले साल भी 20 के आसपास ब्रांचेस थी, इस बार भी थी। अगर आप लंबे समय में देखें तो 13 ब्रांचेस उनकी बंद हुई हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स की ब्रांचेस की संख्या बढ़ी है और बंद होने वाले ब्रांचेस की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं। पर सरकारी बैंकों की ब्रांचेस बहुत तेज़ी से बंद हुई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे ज़्यादा ब्रांचेस बंद की हैं, SBI की ब्रांचेस बंद हुई हैं, बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस बंद हुई हैं। इससे लगता है कि विदेशी बाजार में भारतीय बैंकों को अब बेहतर कारोबार नहीं मिल पा रहा है। तो खासतौर से सरकारी बैंकों जो हैं उनको जो है विदेशी बाज़ारों में विस्तार करने में दिक्कतें हो रही हैं और उनको उस तरह का बाज़ार नहीं मिल पा रहा है। इधर Xiaomi और Realme के बाद चीन की एक और स्मार्टफोन कंपनी भारतीय स्मार्टफोन बाज़ार में तेज़ी से कारोबार फैला रही है। 2023 के दौरान भारतीय स्मार्टफोन बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी बढ़ करके 8.6% हो गई है, जबकि 2022 में
ट्रांसियोन की हिस्सेदारी 6.3% हुआ करती थी। सर, ये नाम नहीं सुना, कौन से ब्रांड से फ़ोन बेचा जा रहा है और इतनी बड़ी हिस्सेदारी हो गई? देखिए, हम लोग लगातार पीएलआई की बात करते रहे। भारत सरकार पिछले 4-5 साल से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रही थी, घरेलू ब्रांड्स को तैयार करने की बात कर रही थी, और Xiaomi और OnePlus और MI के बाद अब एक और कंपनी चुपचाप दबे पांव ट्रांसियोन बाजार में आई और उसने लगभग दहाई के अंकों के करीब पहुंच रहा है। उसका बाजार हिस्सा 8.6% के आसपास उसका बाजार का हिस्सा है। इसके 3 ब्रांड हैं बाजार में जो अब मिल रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। इसमें एक ब्रांड है आईटेल, दूसरा ब्रांड है इन्फिनिक्स और तीसरा ब्रांड है टेक्नो। और इसके साथ ट्रांसियोन ने भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण पैठ और बना ली है। शेंजन की कंपनी है और इसने अब स्मार्टफोन बाजार के अंदर जो सस्ते और मिडिल लेवल के फ़ोन हैं उस बाजार में ट्रांसियोन को मजबूत जगह मिलने लगी है। 3-4 सालों की तमाम कोशिशों के बाद भारत में क्षमताएं स्थापित होने के बाद भारत में मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। भारतीय ब्रांड इस बाजार में खड़े नहीं हो पाए। एक पहलू ये। दूसरा पहलू ये कि चीन की कंपनियों को लेकर भारत में एक तरफ जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है। आपको पता है वो वीवो के यहाँ छापे पड़े, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हुई है। लेकिन इस बीच नई चीन की कंपनियों का बाजार में आना जारी है और बाजार में हिस्सा लेना भी जारी है। जो खासतौर से Xiaomi और जो रियलमी के ग्राहक हैं जो थोड़े महंगे फ़ोनों की तरफ जा रहे हैं, और वो जो बाजार ये कंपनियां छोड़ रही हैं उसे ट्रांसियन लेने की कोशिश कर रही है। तो छोटे सस्ते फ़ोन के बाज़ार को कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पर चीन की कंपनी के द्वारा हो रही है। इधर भारत में रूस के तेल का इंपोर्ट घटने के साथ अफ्रीका से कच्चे तेल का आयात बढ़ गया है। जी हाँ, दिसंबर के दौरान भारत में जितना कच्चा तेल इंपोर्ट हुआ है उसमें अफ्रीका से आए तेल की हिस्सेदारी 7.6% दर्ज की गई है। इससे पहले नवंबर के दौरान ये हिस्सेदारी 4.7% हुआ करती थी। उधर रूस के तेल की हिस्सेदारी 34.5% से घट करके 30% पर आ चुकी है। सर, अब तेल के लिए अफ्रीका से क्यों जाना पड़ रहा है? हम लोगों ने कल के मनी सेंटर में आपको बताया था कि भारत और रूस के बीच तेल के कारोबार को लेकर अब मामला थोड़ा ठंडा है। उतनी गर्मी, उतनी ऊर्जा नहीं दिख रही है रिश्तों में। वजह ये कि एक तो भारत रुपए में जो भुगतान कर रहा है वो रूस लेने को तैयार नहीं है, और रूस को डॉलर चाहिए नहीं, तो जो जिस मुद्रा में भुगतान होना उस पर भारत भुगतान करने को तैयार नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आप भारत के पेट्रोलियम मंत्री का ताज़ा बयान माने जो उन्होंने कल दिया और सबके सामने आया कि रूस ने भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत बढ़ा भी दी है, और इसलिए अब रूस तेल सप्लाई के मामले में भारत का सबसे भरोसेमंद साथी शायद आने वाले समय में नहीं रहेगा, और भारत ने अब अन्य बाजारों की तरफ, अन्य ग्रेड के ऑयल्स की तरफ देखना शुरू कर दिया है। यूराल और ब्रेंट भारत के 2 प्रमुख ग्रेड थे। पिछले 1 साल से ब्रेंट आता था, यूराल आता था, लेकिन अब अफ्रीकन ग्रेड के ऑयल्स के बाजारों की तरफ भी देखना शुरू कर दिया गया है। और अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्थाएं, पेट्रोल अर्थव्यवस्थाएं, नाइजीरिया और बाकी देश, वहाँ से भी कच्चे तेल के आयात की कोशिश की जा रही है। अफ्रीका का तेल आमतौर पर ब्रेंट के क्रूड के तेल के रेट के आसपास ही मिलता है। इधर केंद्र सरकार आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए जाने वाले बजट में विनिवेश के लक्ष्य में करीब 40% की कटौती कर सकती है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तय 51,000 करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य भी अभी अधूरा है। अभी तक लगभग 40% ही ये पूरा हो पाया है, और संभावना ये है कि अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य घोषित कर रही है। सर, विनिवेश आखिर में हो क्यों नहीं पा रहा? बाजार चल रहा है, इतने सारे IPO इतने हाई वैल्यूएशन पर भी चल रहे हैं, सरकार क्यों नहीं बेच पा रही है? यही तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप IPO हम लोग मनी 9 पर वहाँ IPO शो करते हैं। पिछले 1 साल में भारत के IPO बाजार में आखिर कितने IPO आए, और उनके बीच में एक भी सरकारी कंपनी का स्टॉक भारत बाजार में नहीं आ पाया। और ये दिखाई देता है कि भारत की सरकारें डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा कितनी भी करती हों, बातें कितनी भी करती हों। अगर पिछले साल के बजट भाषण को आपको याद किया जाए तो ऐसा लगता था सरकार देश में प्राइवेटाइजेशन की लहर लाने वाली थी, इतना बड़ा एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लाने वाली थी, पर कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी विनिवेश नहीं हो पाया। यहां तक कि वो विनिवेश जो मजबूरी था LIC का IDBI से निकलना, उसके लिए बाद में सरकार को नियम में बदलाव करना पड़ा, उसका भी विनिवेश नहीं हो पाया। यह दिखाई देता है कि भारतीय नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी और सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के मामले में वैसी स्थिति में है, चाहे वो
वो कोई भी सरकार सत्ता में हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इससे ज़्यादा बेहतर मौका विपुल जी क्या होगा, 20% मार्केट ने रिटर्न दिया बाजार में। शायद पिछले 6 महीने में कुछ बहुत खराब आईपीओ को छोड़ने तो ऐसा कोई आईपीओ नहीं आया जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना ओवर सब्सक्राइब ना हुआ हो। तो सरकार की कंपनियों की तो साख अच्छी है, पर सरकार बाजार की इस रैली को इनकैश ही नहीं कर पाई। सरकार अपने लिए संसाधन जुटाने की व्यवस्था नहीं कर पाई और नतीजा ये है कि इस पिछले साल का टारगेट तो गिरा है सो गिरा है। अगले साल भी शायद सरकार को पर्याप्त टारगेट की अगले वित्त वर्ष में भी पर्याप्त डिसइन्वेस्टमेंट की उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। हालांकि खबरें बीच बीच में फ्लोट कर रही हैं सर। अब आज भी एक खबर आई है कि मझगांव और एनएलसी और आईआरएफसी में शायद 10% हिस्सा 31 मार्च से पहले बेचेंगे। बेच पाते हैं कि नहीं वो देखना होगा। हाँ, देखने वाले। चलिए, इधर भारत में काम कर रही ग्लोबल कुरियर कंपनियों यानी कि डीएचएल, यूपीएस और फेडेक्स पर मिली भगत का आरोप लगा है और भारत के कंपटीशन कमीशन सीसीआई इसकी जांच कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स की शिकायत के बाद इन कंपनियों के खिलाफ अक्टूबर 2022 से जांच शुरू हो गई है। सर, ये पूरा मामला है क्या? ये 3 कंपनियां हैं जो दुनिया की सबसे प्रमुख कुरियर कंपनियों में से हैं और लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं, डीएचएल, फेडेक्स और यूपीएस, जिसमें अमेरिका की जर्मनी की डीएचएल है और अमेरिका की 2 कंपनियां हैं, फेडेक्स और यूनाइटेड पार्सल सर्विस। ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने कार्टेल बनाकर देश में सामानों को पहुंचाने की लागत तय की है और जिसमें ये एक खास किस्म का डिस्काउंट ऑफर करती हैं और सारी कंपनियां मिलकर काम करती हैं। क्योंकि इस बाजार का एक बड़ा हिस्सा इन कंपनियों के पास है, कुरियर बाजार का और लॉजिस्टिक्स का बड़ा हिस्सा इनके पास है, इसलिए इनके खिलाफ शिकायत की गई थी और शिकायत पिछले साल की गई थी। पिछले साल से इस मामले की जांच चल रही है और अब कंपटीशन कमीशन उस तरफ बढ़ रहा है जहां पता चल रहा है कि इन कंपनियों ने भारतीय बाजार में कार्टेल बनाया था। कुरियर मार्केट में कार्टेल का ये अपना पहला बड़ा मामला है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को शामिल पाया गया है। चलिए, अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। लाल सागर में लगातार बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए शिपिंग कंपनियों ने सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। वाणिज्य सचिव के साथ शिपिंग कंपनियों की हुई बैठक के दौरान कंपनियों ने ये मांग रखी है। वाणिज्य सचिव ने बैठक इसलिए बुलाई थी ताकि पता चल सके कि लाल सागर तनाव की वजह से कारोबार पर कितना असर पड़ेगा। इस बीच लाल सागर में तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को चेतावनी भी दी है। उधर सोमालिया के तट पर लाइबेरिया के एक मालवाहक जहाज के अपहरण होने का भी शक जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस जहाज पर 15 भारतीय भी काम करते हैं। सर, लाल सागर में स्थिति किस तरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? लाल सागर की स्थिति अब काफ़ी विस्फोटक हो गई और विस्फोटक इसलिए हो गई कि कल तक ये माना जा रहा था, अभी से 24 घंटे पहले तक ये माना जा रहा था कि अमेरिका और नाटो देशों ने और दुनिया के प्रमुख देशों ने यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्हें जो चेतावनी दी, उसके बाद ये गतिविधियां रुक जाएंगी और हमले रुक जाएंगे। लेकिन उस चेतावनी के तत्काल बाद हूती विद्रोहियों ने एक यूएसवी से एक अनमैन्ड सरफेस व्हीकल से फिर दोबारा एक ड्रोन ऑपरेटेड हमला किया है जो वहाँ की शिपिंग लाइंस के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अभी हाल में ही बुधवार को ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, कोरिया, इन सारे देशों ने मिलकर चेतावनी दी थी कि अगर ये नहीं रुका तो फिर यमन पर हमला किया जाएगा, पर वो परिस्थिति रुकती नहीं दिखाई दे रही। और अब वहाँ रिस्क इस लेवल तक पहुँच गया है कि शिपिंग कंपनियों को उसको वो रास्ता तो छोड़ना पड़ ही रहा है, इसके अलावा वो बड़े नुकसान और हर जाने की मांग भी कर रही हैं। और दुनिया की बीमा कंपनियां, खासतौर से शिपिंग बिजनेस में इंश्योरेंस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया की बीमा कंपनियों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस खतरे का वो आकलन कैसे करें। सर, लेकिन अभी की जो स्थिति है, जो डिमांड रखी गई है शिपिंग कंपनियों की तरफ से सिक्योरिटी को लेकर के, वो कितना बड़ा खतरा भारतीय बाजार के लिए आप मान रहे हैं? हाँ, भारतीय बाजार के लिए बड़ी चुनौती है विपुल इस समय, क्योंकि शिपिंग का हमें याद होगा, हम लोग बताते ही रहे पहले से बराबर मनी सेंट्रल में कि भारत की शिपिंग कंपनियां लगातार सरकार से बात कह रही कि उस एरिया में ऑपरेट करने में उनके लिए बड़ी चुनौतियां आ रही। और अब ऐसा लगता है कि वहाँ 2 गतिविधियां एक साथ सक्रिय हैं। एक तो यमन के हूती विद्रोहियों का हमला और दूसरी तरफ सोमाली पायरेट्स की एक्टिविटीज़। और सोमाली पायरेट्स की एक्टिविटीज़ का दायरा अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक इस बड़े हिस्से में फैला हुआ। और इसलिए आज देखिए फिर एक बार लाइबेरिया के एक जहाज पर हमला हुआ और उसमें भारतीय नाविक भी सवार थे। इससे पहले भी सोमाली पायरेट्स के हमले उस एरिया में बढ़ रहे हैं। और ये भारत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और बिजिएस्ट ट्रेड रूट है, क्योंकि यही यूरोप
और अफ्रीका से और लैटिन अमेरिका से एशिया के लिए सामान लाने ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ अब गतिविधियाँ इस स्थिति में पहुँच गई हैं कि अगले 15-20 दिन के अंदर आपको बाजार में बहुत सारी चीज़ों की आपूर्ति पर इसका असर दिखाई देने लगेगा। दूसरा ये कि सीधे तौर पर जब शिपिंग सिस्टम्स डिस्टर्ब होते हैं तो सप्लाई चेन टूटती हैं और उससे इन्फ्लेशन का नया खतरा बनकर सामने आता है। और अब दुनिया की सरकारों के पास इसे संभालने का फिलहाल कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आज जब लाइबेरिया का हमला हुआ तो भारत को अंततः अपने जंगी जहाज को वहाँ तक पहुँचाना पड़ा जहाँ वो सोमाली पायरेट्स ने उस पर कब्जा कर रखा है। और इससे जो इस पूरे हिस्से में तनाव और ज़्यादा बढ़ने की, तनाव और चरम पर पहुँचने की संभावना है। इधर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPPIT के सचिव राजेश कुमार सिंह का कहना है कि भारत में जिन सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को विदेशी इंपोर्ट से खतरा है उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके बचाया जाना चाहिए, लेकिन जो सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें टैरिफ बढ़ा करके सहारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका भविष्य में बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम किए जाने की भी ज़रूरत है। सर, इस स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले? ये काफ़ी महत्वपूर्ण बयान है और इससे आप कई सारे महत्वपूर्ण अर्थ निकाल सकते हैं कि एक साल के भीतर, पिछले 2 साल के भीतर सरकार को तमाम वास्तविकताओं का एहसास हुआ। पहली चीज तो ये संकेतों में, इशारों में कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से या भारत के जो कॉमर्स सेक्रेटरी उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत हुआ संरक्षणवाद और स्वदेशी, एक सीमा से अधिक आप किसी को भी संरक्षण नहीं दे सकते, पहली चीज। दूसरी बात है कि सरकार अब शायद ये पहचानने की कोशिश कर रही है कि जिन उद्योगों को संरक्षण मिल रहा वो उसके पात्र हैं भी कि नहीं है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और उस प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें एक सीमा से अधिक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक बेहद बड़ा सच, जिसे आप यू टर्न भी मान सकते हैं भारत की नीति में, यह स्वीकार किया गया इस बयान में कि कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाकर कोई भी दुनिया की अर्थव्यवस्था अपने को प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकती। बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करना जरूरत है और मजबूरी है। और यह एहसास लगभग इस सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में पहली बार दिखाई दिया किसी सरकारी अधिकारी की तरफ से। हालांकि सरकार के भीतर जब भी ऐसे स्वर उठते रहे, सरकार में की तरफ से इस बात को नकारा गया कि नहीं, भारत कस्टम ड्यूटी कम नहीं करेगा, स्वदेशी के आग्रह थे, भारत में घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के आग्रह थे, वो सारे आग्रह थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया के बाजार की असलियत का एहसास धीमे धीमे सरकार के भीतर आ रहा है। तो ये मान के चलें कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का अब तक कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला? ये एहसास दिख रहा है और इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहली चीज तो है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर भी भारतीय बाजार में कोई बड़ा निवेश नहीं आया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में PLI की सफलता देखें तो वो मिली जुली है, बल्कि कई जगह तो PLI पे कोई सफलता नहीं दिखाई दी। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर भारत को दरअसल मिला क्या? केवल महंगाई, क्योंकि हमने कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के साथ आप इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट महंगा करते हैं, जो कि भारतीय बाजार पर असर करता है। दूसरा ये कि पूरी दुनिया के व्यापार की जो अच्छी प्रक्रियाएं हैं उनमें आप कस्टम ड्यूटी के जरिए रेवेन्यू नहीं जुटा सकते। कभी भी सीमा शुल्क बढ़ाकर रेवेन्यू नहीं जुटाया जा सकता, क्योंकि वो अंततः वो लागत आपके देश की अर्थव्यवस्था में ही शामिल हो जाती है जो सामान आप आयात कर रहे होते हैं। तो कस्टम ड्यूटीज का तो केवल इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि बाजार को आप संरक्षित और सीमित कर सकें। अगर भारत के इंपोर्ट्स का स्ट्रक्चर देखा जाए पिछले 7-8 सालों का, तो उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि 2014 के बाद भारत में रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ी हैं। मतलब भारत का टैरिफ का स्तर और टैरिफ में बढ़ोतरी का स्तर जितनी तेज़ी से बढ़ा है 2014 के बाद, वो इससे पिछले के दशक में नहीं हुआ था। तो ये जो पूरा संरक्षणवाद था, जो पूरा स्वदेशीवाद था, या स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करने की बात थी, अब वो सच्चाई या वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इसमें एक भूमिका शायद जो भारत ने हाल में अपने एग्रीमेंट भी किए हैं दुनिया के देशों के साथ, FTA, उनका भी है। क्योंकि सवाल भी अब यही था कि क्या FTA की कोई भूमिका लग रही है इस स्टेटमेंट के पीछे? ऐसा लग रहा है कि FTA की भूमिका, क्योंकि सरकार को एहसास हो रहा है कि जब आप किसी देश के साथ बैठते हैं और बात करते हैं तो आपको ड्यूटी में रियायत देनी पड़ती है, उसके बिना तो FTA होता नहीं है। जब आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा तो आपको ट्रेड फ्री करना पड़ेगा। तो अब हो रहा है कि कुछ खिड़कियों पे तो सामान फ्री ट्रेड के जरिए आ रहा है और बाकी खिड़कियों पर ऊंची कस्टम ड्यूटी है। ये पूरे कस्टम ड्यूटी के और ट्रेड के ढांचे में एक बड़ा असंतुलन है। अगर हम इसे संकेत के तौर पर माने तो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में भारत में कस्टम ड्यूटीज में कमी की प्रक्रिया शुरू हो, और ये एक बड़ा डिपार्चर होगा उस स्वदेशी और संरक्षणवादी व्यापार नीति से जिसे सरकार पिछले 6-7 साल से पूरी रिलीजियसली, पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ लागू कर रही थी और मान रही थी कि भारतीय बाजार में कस्टम ड्यूटी ऊंची रखकर ही घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं, अब आगे जल्द ही यहाँ पर जो है फिर इसका असर देखने को मिलेगा। इस बीच गोल्ड की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर ज्वेलरी की मांग पर पड़ रहा है।
बीते दिसंबर से पहले बीते त्योहारी और शादियों के सीजन के बावजूद ज्वेलरी की मांग में 25% की गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, जिस वजह से ज्वेलरी की मांग प्रभावित हुई है और आशंका है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में शुरू होने वाले त्योहारी सीजन में भी मांग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। सर, क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है गोल्ड को डिमांड को लेकर के? गोल्ड की कीमतें जब महंगी होती हैं तो ज्वेलरी की डिमांड कम होती है और हमने गोल्ड की कीमतों में पिछले साल बहुत अच्छी तेजी देखी। अगर आप निवेशक के निगाह से देखें तो 13% से 14% का रिटर्न गोल्ड ने दिया, जो आमतौर पर सरप्राइजिंग रिटर्न होता है गोल्ड के लिए। लेकिन ज्वेलरी मार्केट की मैट्रिक्स या जो ज्वेलरी मार्केट के काम करने का तौर तरीका अलग है और इसलिए महंगे गोल्ड के कारण ज्वेलरी की मांग में कमी आई है। लेकिन गोल्ड का इम्पोर्ट अभी भी बरकरार है और मजबूत है। ताज़ा आंकड़ा हमें देखना होगा विपुल, अगली तिमाही का जब अगले महीने तक हमारे पास आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कि क्या ज्वेलरी की डिमांड टूटने के बाद भारत में गोल्ड के इंपोर्ट में कोई कमी आई कि नहीं आई। क्योंकि आपको याद होगा पिछले 2 साल से सरकार लगातार इस कोशिश में है कि गोल्ड का इंपोर्ट डिस्करेज किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि भारतीय विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा सोने के आयात पर जाता है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति दिख रही है उस हिसाब से इस साल भी गोल्ड की कीमतें ऊपर रहने की संभावना है। महंगाई का दबाव पूरी दुनिया में बना रहेगा तो गोल्ड की चमक फीकी पड़ने की गुंजाइश कम है। कीमतों में बढ़ोतरी का रुख रहेगा, ऐसे आंकलन हमें मिल रहे हैं। जी, चलिए अब जरा बात कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट की। जी हाँ, अब बात करेंगे मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस सर्वे की। तो सर्वे से जुड़े आज के अंक में हम भारतीयों के कर्ज व्यवहार को लेकर के जानेंगे और हमें पता चलेगा कि 2023 के दौरान कितने भारतीयों ने कर्ज लिया है और 2022 के मुकाबले कर्ज लेने वालों के आंकड़े में क्या कुछ बदलाव हुआ है। हम ये भी बताएंगे कि भारतीयों ने किस तरह का कर्ज ज़्यादा लिया हुआ है और अगले 1 साल के दौरान वे किस तरह के कर्ज लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए जरा स्क्रीन पे लेकर के आते हैं और इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो प्रश्न हमारा ये था, भारत में कितने प्रतिशत परिवारों ने कर्ज लिया है। अब देखिए यहाँ पर आंकड़ा पिछले 2022 के मुकाबले 2023 में डबल हो चुका है। 11% से बढ़कर के ये आंकड़ा 22% हो गया है और वहीं पर जिन्होंने कर्ज नहीं लिया है उनकी संख्या घटती हुई दिखाई दी है, 78%। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सीधे 22 से 23 में सीधे डबल हो गया, क्या कुछ आंकड़े के इंसाइट्स हैं? ये बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा इस सर्वे का, और इस सर्वे के आंकड़े को गहराई से हम समझने की कोशिश करें तो 2022 से 2023 के बीच में भारत में कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ी है। और ये वही समय था जब भारत में ब्याज दरें सबसे ज़्यादा ऊंची थी और इस ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लिया गया। अब आप जब भीतर उतर कर देखें तो आपको समझ में आएगा ये कर्ज कहाँ लिया गया है। आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ऐसे समय में एक तो भारत में बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कर्ज का पात्र है, जिसे कर्ज मिल सकता है बैंक से, क्योंकि एक बड़ी आबादी 80-90 करोड़ लोग तो कर्ज के ही पात्र नहीं है, उनके तो बैंक में अकाउंट ही सीमित तौर पर है। तो जो कर्ज ले सकते थे उनके कर्ज में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। क्यों हुई है, कहां कर्ज की बढ़ोतरी हुई है, हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये उस चिंता का संकेत है जिस चिंता को आप रिजर्व बैंक की तरफ से आते देख रहे हैं, जब रिजर्व बैंक ने बार बार बैंकों से कहा कि उन्हें अपने रिटेल कर्ज पर थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए। अगला आंकड़ा देखें तो हमें समझ में आएगा कि क्या हुआ। अगले आंकड़े को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और किस तरह का कर्ज लिया जा रहा है भारत के अंदर, लोगों ने लिया है पिछले 12 महीने में, ये जरा हम देख लेते हैं। पर्सनल लोन जो कि सबसे महंगा कर्ज होता है वो 11% लोग ले रहे हैं। होम लोन के लिए 8%, ऑटो के लिए 4% और एजुकेशनल लोन के लिए महज 2%। क्या ये आंकड़ा है जिसकी वजह से आरबीआई परेशान था? और इतनी महंगी ब्याज दरें सर, क्रेडिट कार्ड पे तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। 11% पर्सनल लोन, ये बड़ी चिंता की बात है। हाँ विपुल, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसे भारत की जेब की धड़कन है। मनी 9 का सर्वे जो भारत की पर्सनल फाइनेंस की पल्स है उसके करीब है, और ये पल्स हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जो बात आप लगातार सुन रहे थे कि भारत में पर्सनल लोन और कर्ज बढ़ रहे हैं, जो पूरी 11% की बढ़ोतरी परिवारों के कर्ज में हुई, उसमें अधिकांश कर्ज बढ़ा पर्सनल लोन के तौर पर। यानी जो बैंकिंग उद्योग के आंकड़े बता रहे थे, परिवार के आंकड़ों ने उस बात की, परिवारों के कर्ज के आंकड़ों ने, मनी 9 के सर्वे ने उस बात की पुष्टि की कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों ने पर्सनल लोन लिया। और क्यों लिया? क्योंकि पर्सनल लोन भारत में एक तो छोटे आकार के थे, 1 से 1.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के तक के थे, और ज्यादातर पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के लोन खर्च की जरूरतें पूरी करने के लिए गए, क्योंकि पिछले 1 साल में आय तो बढ़ी नहीं, लोगों की आय में न बढ़ोतरी होने के कारण क्रेडिट कार्ड पर बारोइंग हुई, क्रेडिट कार्ड पर खर्च किया गया। इसकी तुलना में अगर आप होम लोन देखें उसकी बढ़ोतरी कम है, और इसीलिए आपको दिखाई देता है कि सस्ते मकान नहीं बिके। कार लोन जो कि छोटी कारों के लिए लिया जाता था, उसकी बिक्री ही बाजार में नहीं दिखाई दी। तो लोन से जो भारत की पूरी फाइनेंसिंग हो रही थी वो दरअसल डेली की फाइनेंसिंग थी, ग्रॉसरी की, गारमेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसकी जो खरीद हो रही थी, उस खरीद के लिए जो कर्ज लिए गए उसके कारण
भारतीयों के कर्ज प्रोफाइल में या भारतीय परिवारों के कर्ज प्रोफाइल में जो बड़ा बदलाव हुआ है, उसी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक को और सरकार को अक्टूबर में दखल देना पड़ा, क्योंकि ये जो पर्सनल लोन है यही वो चुनौतियां हैं। और इसके साथ हम ये भी बता दें, हम आपको बताते भी रहे कि पर्सनल लोन्स का जो डिफ़ॉल्ट रेट है वो भी बढ़ा है, ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है। रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी करने के लिए लोग कर्ज ले रहे हैं। चलिए अगले आंकड़े पे, अगले साल के जरा आंकड़ों पे नज़र डालते हैं कि आखिर में अगले साल की क्या प्लानिंग कर रही हैं। अगले 12 महीने में कितने भारतीय किस तरह का कर्ज लेना चाहते हैं। अभी भी ये संख्या पर्सनल लोन की घटी है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या है, 7% के आसपास की। होम लोन 10% लोग लेना चाह रहे हैं। ये सपना है मेरे ख्याल से। लोग कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि भाई पैसे की प्लानिंग अगर नहीं हो पाई तो शायद उनको कैंसिल करना पड़े। ऑटो लोन लेना चाह रहे हैं, 5% लोग गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। एजुकेशन लोन सबसे कम 2% के लोग लेना चाहते हैं। अभी भी सब आंकड़ा घटा है पर्सनल लोन का, लेकिन अभी भी लोग पर्सनल लोन ही 7% के आसपास का आंकड़ा है ये भी अभी। हाँ बिल्कुल, हमने इसके जरिए जानने की कोशिश की कि लोगों की एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, वो आने वाले को लेकर, कर्ज को लेकर कैसी प्लानिंग कर रहे हैं। तो पर्सनल लोन पिछले बार से कम दिख रहा है। देखिए, जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई और लोगों को लगा कि पर्सनल लोन महंगा पड़ रहा है, तो उसमें कमी आ रही और थोड़ा डिस्करेजमेंट भी बैंकों ने किया। होम लोन को लेकर उम्मीद अच्छी दिखाई देती है कि 10% लोग, 10% परिवार होम लोन लेना चाहते हैं। हम फिर यहाँ बताएं कि भारत में कर्ज की पात्रता रखने वाले परिवार बेहद सीमित हैं और उनमें से भी अगर 10% परिवार होम लोन लेने की इच्छा रखते हैं, यानी कि उनकी एक प्लानिंग है, वो मकान खरीदना चाहते हैं या मकान बदलना चाहते हैं या नया मकान लेना चाहते हैं। बाजार में उनको अगर मकान मिलेगा तो शायद ही भविष्य के ग्राहक और खरीदार हो सकते हैं। ऑटो लोन को लेकर थोड़ी सरप्राइजिंग पिक्चर नजर में आई, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। वहाँ लोग शायद अगले साल कार और बाइक खरीदने की उतनी योजनाएं नहीं बना रहे हैं, इसलिए ऑटो लोन लेने वालों की संख्या, केवल परिवारों की संख्या 5%। एजुकेशन लोन का पोर्टफोलियो अभी बनना भारत में शुरू हुआ है, इसलिए एजुकेशन लोन का नंबर हमें काफ़ी छोटा दिखाई देता है। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं, फटाफट नजर डालते हैं झटपट में। कोरोना के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी की रफ्तार सुस्त है, जिसका असर 2024 के दौरान चीन की जीडीपी ग्रोथ पर पड़ सकता है। यूबीएस ग्रुप ने 2024 के दौरान चीन की ग्रोथ 4.4% रहने का अनुमान लगाया है। चीन में गहराते प्रॉपर्टी संकट का असर भी वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ने का अनुमान है। इस वजह से भी इस साल चीन की ग्रोथ के अनुमान में कटौती हो सकती है। फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी के दिग्गज निवेशक इन्वेस्को ने इसकी वैल्यूएशन में 9% की बढ़ोतरी की है। इन्वेस्को के पास स्विगी के 28,000 से ज़्यादा शेयर हैं और अक्टूबर अंत में उन शेयरों की कीमत $14.76 करोड़ आकी गई है। इस लिहाज से स्विगी की कुल वैल्यूएशन करीब $8.3 अरब बैठती है, जो पहले की गई वैल्यूएशन के मुकाबले 9% ज़्यादा है। पिछले साल मई में इन्वेस्को ने स्विगी की वैल्यूएशन को घटा करके $5.5 अरब कर दिया था, फिर जुलाई में बढ़ा करके $8 अरब कर दिया गया और अब अक्टूबर में $8.3 अरब किया गया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो से हवाई सफ़र सस्ता हो गया है। कंपनी ने घोषणा की है कि अब वो हवाई टिकट पर फ्यूल चार्ज नहीं वसूलेगी। हवाई ईंधन की कीमतों में आई गिरावट के बाद इंडिगो ने ये फैसला लिया है। इस फैसले के बाद कई घरेलू रूट्स पर इंडिगो के टिकट का किराया 1,000 रुपये तक कम हो सकता है। दिग्गज सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट को आयकर विभाग से 4,000 करोड़ रुपए की टैक्स मांग का नोटिस मिल सकता है। कंपनी पर आयकर विभाग के सर्वे के बाद ये नोटिस मिलने की संभावना है। कंपनी पर आरोप है कि उसने वेस्ट, पावर और वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर गलत तरीके से टैक्स छूट ली थी और उसी टैक्स को लेकर के आयकर विभाग नोटिस जारी कर सकता है। सर, ये कुछ फटाफट खबरें थी। स्विगी पर निगाह रखिए। स्विगी के वैल्यूएशन में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। इन्वेस्को के अलावा एक बैरन कैपिटल है, उसने भी बढ़ोतरी की है। स्विगी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, बाजार को इस बात का पता चल रहा है और स्विगी के वैल्यूएशन में बढ़ोतरी के बाद आईपीओ को लेकर थोड़ा उत्साह बनने की संभावना है। स्विगी भविष्य की एक ऐसी कंपनी है जो इस साल आईपीओ बाजार में हमें नजर आ सकती है। और आईपीओ बाजार में काफ़ी हलचल होने वाली है, तो आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और वहाँ के आईपीओ देखते रहिए। चलिए, फिलहाल मनी सेंट्रल को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले जरा अंशुमान सर से जान लेते हैं इस बार इकोनॉमिकम में क्या कुछ खास रहने वाला है। सर, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? इस सप्ताह का इकोनॉमिकम इस साल के आखिर की सबसे बड़ी और इस साल बार बार आने वाली खबर पर केंद्रित है। इस साल के आखिर में सबसे बड़ी खबर आई जिस पर सरकार थोड़ी परेशान, सफाई देने की मुद्रा में आई। आईएमएफ ने कहा कि भारत का कर्ज भारत के जीडीपी के बराबर हो गया है। क्या है पूरी कहानी? भारत के कर्ज के भीतर हो क्या रहा है और क्या केवल सरकार का ही कर्ज बढ़ा है, बाकी कर्ज की क्या स्थिति है? क्यों सरकार का कर्ज जीडीपी के बराबर होना इतना बड़ा खतरा है और इसका क्या असर पड़ेगा भारत सरकार के एक बड़े कार्यक्रम पर जो जून में शुरू होने वाला है, जहां भारत सरकार के बॉन्ड्स पूरी दुनिया के निवेशकों की
अदालत में जाएंगे और जहां ये परीक्षा होगी कि क्या भारत सरकार को कर्ज दिया जाना चाहिए कि नहीं। केंद्र सरकार गहरे दबाव में है। जो आंकड़े IMF की रिपोर्ट में आए हैं वो क्या बताते हैं, सच्चाई क्या है और भारत में ये कर्ज का बोझ कितना खतरनाक है। हम कर्ज के संकट में दुनिया के किन देशों की कतार में खड़े हो गए, सब जानिए इस बार के इकोनॉमिक कम में। विस्तार से आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा भारत पर बढ़ते हुए सरकारी कर्ज को लेकर और क्यों सरकार थोड़ा परेशान दिख रही है इस आंकड़े को लेकर। तो भारत के कर्ज को लेकर के जितने भी आंकड़े हैं वो सब आपको इकोनॉमिक को में देखने को मिलेंगे। तो आप भी देश की आर्थिक स्थिति को समझिए और उसके लिए आपको करना ये है कि मनी9 के ऐप को अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मनी9 का जो सुपर ऐप है उसी पर ये कार्यक्रम फिलहाल उपलब्ध रहेगा। तो मनी9 के ऐप को डाउनलोड कीजिए, लगातार मनी9 के साथ बने रहिए। अंशुमान सर, आज के कार्यक्रम में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लगातार मनी9 के साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम